हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी सेल है या वी कैन से एक लिविंग सेल है। लिविंग सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? सेलुलर पूल। सेलुलर पूल मतलब ऑल टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिविंग सेल कॉल्ड एज सेलुलर पूल। अब इस सेलुलर पूल में दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या क्या हो सकता है। किसी भी सेल में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट हो सकता है? वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, ठीक है। जो सेल का ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। दैट इज कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। तो सिंपल है, किसी भी लिविंग सेल में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग सेलुलर पूल कहेंगे और सेलुलर पूल में दो कंपोनेंट होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा सेलुलर पूल का वही कहलाएगा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स और दूसरा क्या है? माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे हम किन किन मॉलिक्यूल को मैक्रो कहेंगे और किसको हम माइक्रो कहेंगे, तो ये मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे डिसाइड होता है। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन है, अगर मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है तो उसको हम मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे या सिंपली मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन से लेके 800 डाल्टन है, इन बिटवीन 18 डाल्टन से लेके 800 डाल्टन है, या किसी बुक्स में ऐसा भी दिया रहता है कि लेस देन 1000 डाल्टन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब देखिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है? माइक्रो के एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल होगा एमिनो एसिड्स, जितने भी मोनोमर्स होते हैं। अभी हम लोग इसको बाद में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको सेपरेट करते हैं मैक्रो को माइक्रो से। तो एमिनो एसिड्स हो गया, दूसरा हो गया फैटी एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल। थर्ड वन इज द मोनोसैकेराइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अब इन्हीं के आप पॉलीमर देखेंगे, इनके जो पॉलीमर्स होते हैं उन्हीं को हम कहाँ पे रखते हैं? मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे एमिनो एसिड का पॉलीमर क्या है, इसके एग्जांपल मैं लिख रही हूँ। तो एमिनो एसिड का पॉलीमर है प्रोटीन्स। अगर हम बात करें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बात करें तो ये मिलके क्या बनाते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, लिपिड्स, ठीक है। तो लिपिड्स, लेकिन लिपिड को मैं स्टार लिख रही हूँ यहाँ पे, मतलब इसके बारे में हम लोगों को कुछ और भी जानना है। तो लिपिड्स हो गया। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स और जो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड में आप पढ़ते हैं डीएनए आरएनए। तो देखिए, सिंपल हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया। हमें ये जानना है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अगर 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है तो उसको हम मैक्रो की कैटेगरी में रखते हैं। 18 डाल्टन से 800 डाल्टन के बीच में है तो उसको हम माइक्रो की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मैक्रो और माइक्रो को एक लिविंग सेल से सेपरेट किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी
सेपरेशन ऑफ, देखिए सेपरेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम अ लिविंग सेल। हम लिविंग सेल से मैक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, हमने एक लिविंग सेल लिया, कोई भी लिविंग सेल हो सकती है। जैसे सेल क्या हो सकती है लिविंग सेल में, आपने सपोज करिए कि लीफ ले लिया, लीफ का कोई टुकड़ा ले लिया, या फिर कोई लीवर सेल ले लिया, मतलब वो लिविंग सेल होनी चाहिए। हमने लिविंग सेल को क्या किया, ग्रिंड किया। ग्रिंड इन एक एसिड होता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इट इज़ अ डाइल्यूट एसिड। इसमें हम इसको पीसते हैं, ग्रिंड करते हैं। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फार्मूला भी आप लिखेंगे Cl3CCOOH। दिस इज़ द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब हमने इसको ग्रिंड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ग्रिंड करने के बाद हमें एक स्लरी सब्सटेंस मिलेगा। चलिए ठीक है, स्लरी सब्सटेंस मिला, और स्लरी सब्सटेंस को हमने क्या किया, फिल्टर कर दिया। जब हमने इसको फिल्टर किया तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक बीकर लिया और यहाँ पे इसको हमने क्या किया, फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद हमें दो फ्रैक्शन मिलेगा। पहला वो जो फिल्टर हो जाएगा, और दूसरा जो फिल्टर नहीं हो पाया। जो फिल्टर हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। और जो फिल्टर नहीं हो पाया उसको हम लोग कहेंगे रिटेंटेंट। तो जो फिल्टर हो गया है, मतलब वो क्यों फिल्टर हुआ है, क्योंकि वो एसिड में सॉल्युबल हो चुका है। तो फिल्ट्रेट को ही हम लोग और क्या कहते हैं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या एसिड सॉल्युबल पूल। और जो फिल्टर नहीं हो पाया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिटेंटेंट कहेंगे, या फिर इसी को हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या फिर पूल। ओके, हमें इतना तो पता चल चुका है कि हमारे पास दो फ्रैक्शन आ चुके हैं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अब देखिए जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं। और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोमोलिक्यूल कहाँ पाए जाते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे आएंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे। अब हमने ये बात हमें समझ में आ गई, तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि अमीनो एसिड कहाँ आएंगे, ग्लिसरॉल कहाँ आएगा, फैटी एसिड कहाँ आएगा, तो ये हमें पता है माइक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन एक, अभी हमने बताया था कि हम लिपिड के बारे में अलग से बात करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए एक्सेप्शन में चलिए हम इसको पूरा रब कर देते हैं। लिपिड्स अब देखिए लिपिड्स क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 800 डाल्टन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन के आसपास ही है। तो मतलब 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है। तो लिपिड कहाँ पे आना चाहिए, लिपिड कहाँ पे आना चाहिए, लिपिड आना चाहिए एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। लेकिन ये आता कहाँ पे है, ये आता है एसिड, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये कहाँ पे आना चाहिए, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आना चाहिए। लेकिन ये आता कहाँ पे है, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मतलब ये कहाँ पे आता है, रिटेंटेंट में। ऐसा क्यों है,
ऐसा इसलिए है कि जब हम कोई सेल को ग्रिंड करते हैं, कोई भी एक सेल ले लिया हमने, सेल को जब हमने ग्रिंड करना स्टार्ट किया तो इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्टली किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड्स की बनी हुई है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक होता है, एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो। तो सपोज करिए कि ये पोलर ग्रुप है और ये नॉन पोलर ग्रुप है। जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं ना, जिसमें ये हेड शो करते हैं और ये टेल एक्चुअली क्या होता है? फैटी एसिड होता है, 2 फैटी एसिड होते हैं यहाँ पे। तो देखिए फॉस्फोलिपिड क्या है? एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक मीन्स कि इसमें पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट भी है, ठीक है। तो जब हम सेल को ग्रिंड करते हैं तो ग्रिंड करने के दौरान, ग्रिंड कहाँ करते हैं? एक डाइल्यूट एसिड में, मतलब वाटर है वहाँ पे। तो वाटर से बचने के लिए ये फॉस्फोलिपिड क्या करेगा? जैसे बाहर सराउंडिंग में वाटर है, सराउंडिंग में वाटर है क्योंकि वो एसिड डाइल्यूट है, तो ये फॉस्फोलिपिड क्या करेगा? फॉस्फोलिपिड इस तरीके से अपना जो टेल है वो अंदर की तरफ, मतलब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसको अंदर कर लेगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट कहाँ पे रह जाएगा? वाटर की तरफ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये लिपिड ग्रिंडिंग के दौरान क्या बना लेते हैं? वेसिकल्स बना लेते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं। उसका रीज़न हमने अभी बताया आपको, क्योंकि ये एम्फीपैथिक है और एम्फीपैथिक में दोनों कंपोनेंट हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर पार्ट किधर रह जाएगा? वाटर की तरफ, और नॉन पोलर पार्ट अंदर आ जाएगा। तो जब लिपिड वेसिकल्स बना लेता है तो फिल्ट्रेशन के दौरान लिपिड फिल्टर नहीं हो पाता, मतलब वेसिकल्स फिल्टर नहीं हो पाते। तो जब वेसिकल्स फिल्टर नहीं हो पाएगा तो वो फिल्ट्रेट में नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा? रिटेंटेंट में ही आएगा। तो ऑल्दो हमने अभी बात की है कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, इवन देन वो कहाँ पे आता है? वो आता है रिटेंटेंट में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिपिड, अगर हम देखें मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे तो लिपिड तो माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर हम सेपरेशन के बेसिस पे देखें तो लिपिड क्या है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। फिर भी आपके एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल। इसको हम स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। इसका रीज़न हमने आपको बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कि किस तरीके से हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो को सेपरेट किया। तो लिपिड कहाँ पे आएगा? लिपिड आएगा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में या रिटेंटेंट में, ऑल्दो इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 से ज़्यादा नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से, हाउ टू सेपरेट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिविंग सेल। एक लिविंग सेल से आप इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे? तो इसके लिए अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपोनेंट सेपरेट किया लिविंग सेल से, अब हम लोग लिविंग सेल से एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को कैसे सेपरेट करेंगे? तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, एक लिविंग सेल लिया। अगर कोई भी फ्रेश लिविंग सेल हम लोग लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसके वेट को हम लोग कहते हैं फ्रेश वेट। फ्रेश वेट का मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट है, या फिर इसको वेट वेट भी कहते हैं, इसमें वाटर प्रेजेंट है। इसको हमने क्या किया? ड्राई करा दिया। ड्राई किया तो जो बचा इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई वेट कहते हैं। ड्राई वेट का मतलब यहाँ से वाटर क्या हो गया? इवेपोरेट कर गया। जब वाटर चला गया तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्राई वेट। अब ड्राई वेट को हम लोगों ने क्या किया? इसको बर्न कर दिया। जब हमने इसको बर्न किया तो बर्न करने के दौरान क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ऑक्सीडाइज्ड इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जब हमने इसको बर्न किया तो इसमें से सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जो रिमेनिंग पार्ट बनेगा, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, रिमेनिंग पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ऐश कहते हैं, ठीक है, राख। अब यही क्या है? दैट कंटेन्स
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे। एक चीज़ और आपके एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स, sulfates and phosphates comes under या comes in acid soluble fraction। मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक सल्फेट और फॉस्फेट भी कहाँ पे आते हैं? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं। ये आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में वो करेक्ट इनकरेक्ट वाला आता है क्वेश्चन, उसमें भी ऐसा पूछा जा सकता है। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। कौन? सल्फेट और फॉस्फेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक लिविंग सेल से मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट किया और माइक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट किया। अब हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स सबसे पहले पढ़ेंगे। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में सबसे पहला चीज़ है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, अब आप ध्यान दीजिए कि अमाइनो एसिड्स क्या है। एज द नेम इंडिकेट, अमाइनो, अमाइनो मतलब एक यहाँ पे बेसिक ग्रुप होगा, एक बेसिक ग्रुप होगा, और वो बेसिक ग्रुप क्या है? दैट इज अमाइनो ग्रुप। एसिड मतलब एक यहाँ पे एसिडिक ग्रुप भी होगा, और वो एसिडिक ग्रुप क्या है? दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो पहली बात हमें पता चल गया कि नाम से ही है, इसमें एक बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। बेसिक ग्रुप क्या है? अमाइनो ग्रुप है, और एसिडिक ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो सिंपल सी बात है, अमाइनो एसिड क्या होगा? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट वन, एट लीस्ट बोला मैंने, मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है, वन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड वन अमाइनो ग्रुप। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए और एक ऑर्गेनिक अमाइनो ग्रुप होना चाहिए। तो चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट मीन्स कार्बन, which have at least one carboxyl group and one amino group। उसके अलावा एक यहाँ पे H होता है और एक क्या होगा? R होगा। ध्यान से समझिएगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप, इसके अलावा एक H, मतलब ये तीनों तो हमेशा होंगे। किसी भी अमाइनो एसिड में ये तीनों ग्रुप हमेशा प्रेजेंट होंगे, इस कार्बन से अटैच्ड होंगे। और एक R होगा। R क्या है? ये वेरिएबल होता है। आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आर वेरी कर सकता है, बाकी ये तीनों सेम रहेंगे। तो अभी हमें ये जानना है कि ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन जिससे दोनों के दोनों ग्रुप अटैच्ड हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। क्योंकि अल्फा कार्बन से अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए ऐसे अमाइनो एसिड को हम लोग कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। तो जो हम लोग अमाइनो एसिड पढ़ते हैं वो बेसिकली अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अल्फा कार्बन क्या है ये भी हमें पता चल चुका है। ऐसा कार्बन जिससे दोनों के दोनों आयनाइजेबल ग्रुप अटैच्ड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज अमाइनो ग्रुप, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। चलिए कुछ और सीखते हैं इसमें। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा अल्फा कार्बन है, हमारा जो अल्फा कार्बन है वो एक कायरल कार्बन है। तो अल्फा कार्बन इज अ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। क्योंकि कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट है या एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कहीं पे भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम लोग एक चीज़ और समझेंगे यहाँ पे, ये बात ऑप्टिकली एक्टिव, और इससे आप अगर आपको नंबर ऑफ कायरल कार्बन पता हो तो आप नंबर ऑफ आइसोमर्स बता सकते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ आइसोमर कैसे निकालते हैं आप लोग? ये तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। इज इक्वल टू 2 to the power n, where n is the number of chiral carbon। जितने कायरल कार्बन होंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर एक कायरल कार्बन है तो 2 आइसोमर होगा,
अगर 2 कायरल कार्बन है किसी मॉलिक्यूल में तो 4 आइसोमर होंगे। तो इफ़ वी नो द नंबर ऑफ कायरल कार्बन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स ईजिली। ठीक है, अब एक चीज़ हमें यहाँ पे और समझना है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो R है, R क्या क्या हो सकता है। R वेरिएबल बताया मैंने अभी आपको, ये RH हो सकता है सबसे सिंपल। अगर RH होगा तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कार्बोक्सिलिक भी होगा, अमाइनो भी होगा, H भी होगा, R वेरी कर सकता है। अगर RH होगा तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होगा। RCH3 हो सकता है और RCH2OH हो सकता है। अगर RH है तो इस अमाइनो एसिड को हम लोग कहेंगे, चलिए हम यहाँ पे बना के देखते हैं। इस R को मैं ऊपर ले रही हूँ, ठीक है, H नीचे कर दिया, R को हमने ऊपर ले लिया। तो R अगर H होगा तो ये अमाइनो एसिड क्या होगा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होगा। अगर RCH3 होगा तो ये सेकेंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होगा और इसको हम लोग कहते हैं एलेनिन। इसको हम लोगों ने नाम दिया एलेनिन। और अगर RCH2OH है तो ये हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड होगा, या हाइड्रोक्सिल मेथिल है ये, और ये क्या होगा, सेरीन। अब हमें एक चीज़ यहाँ से और पता चलता है कि अगर RH होगा तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। तो यहाँ अगर हम यहाँ पे H पुट कर देते हैं, चलिए देखिए इसको, क्या अब यहाँ पे कोई कायरल कार्बन है? क्या ये अल्फा कार्बन कायरल कार्बन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। तो हम कह सकते हैं ग्लाइसिन जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल, मतलब सारे के सारे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आपको पता होगा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, या तो राइट हैंड डायरेक्शन में या तो लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब जितने भी अमाइनो एसिड है एक्सेप्ट द ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे के सारे अमाइनो एसिड क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो चलिए एक और चीज़ हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑल अमाइनो एसिड्स आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन। ऑल अमाइनो एसिड आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, मतलब सारे के सारे अमाइनो एसिड क्या हैं, सब्सटीट्यूटेड मीथेन है। तो मीथेन ये हो गया, तो जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सब्सटीट्यूटेड मीथेन है, मतलब एक H COH से रिप्लेस हुआ, एक H एज इट इज़ है, एक R है और एक NH2 है। तो ऑल अमीनो एसिड्स आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन। अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो जब हम टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड्स को हम लोग कई टाइप से डिवाइड करते हैं। देखिए पहला तो ये हो गया एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड। दूसरा है बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, देखिए एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होंगे। हमने अभी पता है हमें कि अमाइनो एसिड में एक एसिडिक ग्रुप होगा और एक बेसिक ग्रुप होगा, कम से कम, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कोई एक ऐसा अमाइनो एसिड जहाँ पे एसिडिक ग्रुप का जो नंबर है अमाइनो ग्रुप से ज़्यादा है, बेसिक ग्रुप से ज़्यादा है, उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर अमाइनो ग्रुप से ज़्यादा होंगे, और बेसिक अमाइनो एसिड में बेसिक ग्रुप के नंबर एसिडिक ग्रुप से ज़्यादा होंगे। हम लोग पहले इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, अस्पार्टिक एसिड। अस्पार्टिक एसिड। और दूसरा क्या है, ग्लूटामिक एसिड। अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल क्या है, आर्जिनिन
second one is the lysine and third one is the histidine। 3 अमाइनो एसिड हैं, बेसिक अमाइनो एसिड। न्यूट्रल में हम आगे देखेंगे एसिडिक और बेसिक के अलावा जितने भी अमाइनो एसिड हैं, रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिस इज़ द रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, उसको हम लोग अलग से देखेंगे अभी। तो रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड में क्या क्या आ जाएगा, इसको भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पहला रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड में पहला हम लोग देख लेते हैं, ये सब याद करने की चीज़ें हैं तो आप इसको समझिएगा। रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड में एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो आप याद करेंगे ये 3 होता है। पहला है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, दूसरा है टायरोजीन और तीसरा है फेनिल एलेनिन। ट्रिप्टोफैन, टायरोजीन एंड फेनिल एलेनिन। सेकेंड है हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड में आप देखेंगे, इसके एग्जांपल मैं लिख रही हूँ। पहला तो हम लोगों ने अभी देखा सेरीन, सेरीन में हमें पता है कि जो R था वो वहाँ पे CH2OH होना चाहिए, तो सेरीन हो गया। दूसरा थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, ओके। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में 2 है, एक है सिस्टीन और दूसरा है मेथियोनिन। नेक्स्ट है इम्यूनो एसिड, इम्पॉर्टेंट है ये इम्यूनो एसिड। इम्यूनो एसिड का एग्जांपल है प्रोलीन। अब इम्यूनो एसिड क्या है, देखिए एक एक्सेप्शन है छोटा सा, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं सब में अमाइनो ग्रुप है। इम्यूनो एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, इम्यूनो ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, प्रोलीन। एक लास्ट है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इसी में मैं रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड का एग्जांपल लिख रही हूँ, दैट इज द अमाइड्स, अमाइड्स, ठीक है। अमाइड्स में 2 हैं, एस्पैराजीन, ठीक है, और ग्लूटामाइन, एस्पैराजीन और ग्लूटामाइन। कुछ ऐसा लग रहा है ना, एस्पार्टिक एसिड या इसको हम एस्पार्टेट भी कहते हैं, ग्लूटामिक एसिड या इसको हम ग्लूटामेट भी कहते हैं, वैसा ही दिख रहा है एस्पाराजीन और ग्लूटामाइन, क्योंकि इन दोनों का इनका आपस में कनेक्शन है। इसको समझने के लिए मैं अभी थोड़ा सा बता दे रही हूँ, आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। तो चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर अमाइनो ग्रुप से ज़्यादा होंगे, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में बेसिक ग्रुप के नंबर ज़्यादा होंगे एसिडिक ग्रुप से। इसमें एग्जांपल है आर्जिनिन और लाइसिन। देखिए आर्जिनिन और लाइसिन कहाँ पे पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन में पाया जाता है, ये हमें पता है, या हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। हिस्टोन प्रोटीन किस में होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड में एरोमेटिक अमाइनो एसिड में ट्रिप्टोफैन, टायरोजीन, फेनिलएलेनिन। हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड में क्या है, सेरीन है, थ्रियोनिन है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन है। इम्यूनो एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इम्यूनो ग्रुप होगा वहाँ पे, इसका एग्जाम्पल है प्रोलीन। और अमाइड्स, अमाइड्स में एस्पाराजीन और ग्लूटामाइन। देखिए जनरली हम लोग अमाइनो एसिड को 3 लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे एस्पार्टिक एसिड है तो इसको हमने ASP लिख दिया, ग्लूटामिक एसिड है तो इसको हमने GLU लिख दिया, ठीक है। ट्रिप्टोफैन है तो इसको हम लोग TRP लिख देते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से एस्पाराजीन को हम लोग ASN लिखते हैं और ग्लूटामाइन को GLN लिखते हैं। यहाँ पे ASP है, यहाँ पे ASN है। एस्पार्टिक एसिड से ही एस्पाराजीन बना है, ग्लूटामिक एसिड से ही ग्लूटामाइन बना है। हम ये फालतू में नहीं बता रहे हैं, एक्चुअली जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ोगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमिनेशन, ठीक है। एक प्रोसेस है एमिनेशन। अब आप देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान, नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान प्लांट्स में सबसे पहला जो अमाइनो एसिड बनता है वो बनता है ग्लूटामिक एसिड। सबसे पहला अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड।
बाद में ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस के द्वारा ढेर सारे अमाइनो एसिड बनते हैं, वो हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में फर्स्ट अमाइनो एसिड जो बनता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। अब देखिए हमें पता है क्योंकि ग्लूटामिक एसिड क्या है, एक एसिडिक अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पे एसिडिक ग्रुप के नंबर ज़्यादा होंगे। तो चलिए हम इसको बना भी देते हैं। कैसे? देखिए, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। पहले तो हमें यही पता है कि कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप, एक H और एक R। R की जगह पे R क्या होता है यहाँ पे? देखिए R होता है CH2 थ्राइस COOH। मतलब अगर R की जगह पे CH2CH2CH2COOH है तो वो क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। मेरी बात ध्यान से सुनना है। अब हमने बना दिया ये ग्लूटामिक एसिड। जब प्लांट्स ग्लूटामिक एसिड बना लेता है तो क्या करता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है एमिनेशन। एमिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एक अमाइड ग्रुप अटैच्ड होता है, अमाइड यहाँ पे जुड़ जाता है। अब ध्यान दीजिए ये COOH है, तो चलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज द COOH। तो जो सेकेंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एसिडिक अमाइनो एसिड का, ये देखिए फर्स्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये क्या है? सेकेंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। किसी एसिडिक अमाइनो एसिड का जो सेकेंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका OH इफ रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप, इफ रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप, तो यहाँ पे अगर NH2 ऐड हो गया तो वो हो जाता है एमाइड। बहुत सिंपल है। एस्पारेटिक एसिड, मान लीजिए हमने ग्लूटामिक एसिड बनाया, ग्लूटामिक एसिड से ये क्या बन गया, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड था, ठीक है, क्या बन जाएगा? ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन, तो ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक अमाइनो एसिड है, जबकि ग्लूटामाइन क्या है? एक एमाइड है। क्या बताया मैंने आपको? सेकेंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH इफ रिप्लेस्ड बाय अमाइनो ग्रुप, या हम कह सकते हैं NH2 रेडिकल, तो इससे क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? एमाइड। इसी तरीके से अस्पार्टिक एसिड, और कौन सी प्रोसेस हुई? एमिनेशन। एमिनेशन जुड़ गया, मतलब एमाइड यहाँ पे आके फिर से अस्पार्टिक एसिड में भी शायद यहाँ पे CH2 होता है, यहाँ पे CH2 थ्राइस है, वहाँ पे CH2 ट्वाइस होता है, और COOH भी रहेगा क्योंकि वो भी एक एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो वहाँ पे भी OH अगर NH2 से रिप्लेस हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? एस्परजीन। तो दीज आर द अमाइड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट में जो फिक्स नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट होता है वाया द जाइलम वेसल्स, क्योंकि जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है, तो फिक्स नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो अमाइड के फॉर्म में होता है, क्योंकि अमाइड में आप देखेंगे नाइट्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हम कह सकते हैं ये एसिडिक अमाइनो एसिड है और ये क्या है? अमाइड्स है। तो अमाइड्स का फॉर्मेशन किससे होता है? एसिडिक अमाइनो एसिड से होता है। तो ये रहे अमाइनो एसिड्स के टाइप्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझना है हमें, एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स। चलिए देखिए अमीनो एसिड की एसिड बेस प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास एक अमीनो एसिड है, दिस इज द COOH, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप, एक R और एक क्या है? H, ठीक है। हमने 3 कंडीशन रखा, 3 कंडीशन रखेंगे यहाँ पे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर इस अमाइनो एसिड को हम लोग लो pH पे रखते हैं, लो pH मतलब H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, लो pH मतलब एसिडिक pH होगा, एसिडिक pH। दूसरी कंडीशन हमारी होगी, इसको हम हाई pH पे रखेंगे, हाई pH का मतलब H+ कंसंट्रेशन कम, और इसे हम क्या कहते हैं? बेसिक pH। और तीसरा कंडीशन हमारा ये है, तीसरा कंडीशन हमारा ये है कि हम इसको pH 7 पे रखेंगे, न्यूट्रल pH पे, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन में हमने क्या किया है, जब इसको हम लो pH पे रखेंगे मतलब सराउंडिंग में H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बस आप ऐसे ही समझिए, यूँ समझिए कि सराउंडिंग में H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हर मॉलिक्यूल प्रोटॉन लेना चाहेगा, लेकिन प्रोटॉन इसके पास है, इसके पास है, R में भी कोई ग्रुप होगा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि
ये अमाइनो ग्रुप ईजिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके प्रोटोनेटेड हो जाता है। तो अमाइनो ग्रुप बिकम, दिस विल बिकम NH3 प्लस CH COOH R। अब आप देखेंगे इस पे नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और अब ये किसकी तरह एक्ट करता है, बेस की तरह। सिंपल, आप ऐसे समझिएगा इसको। आप इसे डिटेल में भी समझ सकते हैं, लेकिन आप याद करने के लिए और समझने के लिए बस आप इजीली इसको समझ लीजिए कि अगर सराउंडिंग में प्रोटॉन ज़्यादा है तो अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट करके प्रोटोनेटेड हो जाएगा और तब ये बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि नेट चार्ज इस पे क्या है, पॉजिटिव। तो आप समझने के लिए, अगर एसिडिक pH है तो बेस की तरह काम करेगा। सेम इस तरीके से हाई pH है, हाई pH मतलब सराउंडिंग में प्रोटॉन कम है। जब सराउंडिंग में प्रोटॉन कम है तो ये COOH जो है ईजिली अपना प्रोटॉन क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। जब ये अपना प्रोटॉन लूज़ कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, NH2 CO माइनस, और ये क्या है हमारा R है, ये H में लिख दे रही हूँ। अब यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, नेगेटिव, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज एसिड। ठीक है, मतलब हाई pH पे या बेसिक pH पे एसिड की तरह, एसिडिक pH पे बेस की तरह। सेम इसी तरीके से हम लोग pH 7 पे जब अमाइनो एसिड को रखते हैं तो क्या होता है, मतलब ये न्यूट्रल pH है। न्यूट्रल pH पे हमारा अमाइनो एसिड कुछ इस तरीके से होता है। ये COOH अपना प्रोटॉन लूज़ कर देता है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, NH2। तो NH2 प्रोटोनेटेड हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये H है और ये क्या है, R है। नेट चार्ज क्या है, 0 है। अब यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, 0 है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। अब आप इसको ऐसे समझिएगा, ज्विटर आयन जिस pH पे ऑब्टेन हुआ, ज्विटर आयन जिस pH पे ऑब्टेन हुआ उसको हम लोग कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये है एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे, हमें याद होना चाहिए एसिडिक pH पे बेस की तरह और बेसिक pH पे एसिड की तरह काम करता है अमाइनो एसिड। एक लास्ट चीज़, अमाइनो एसिड को एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हम देखेंगे अमाइनो एसिड नेचर में अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइप्स के होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। नेचर में अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो ये 200 से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की जो प्रोटीन्स हैं उसमें केवल 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। अभी 2 और बढ़ गए हैं, 22 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। तो हम अभी बस 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड की बात करते हैं। तो देखिए अमाइनो एसिड 2 हैं, एक है स्टैंडर्ड और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जो ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी की प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, जिसको हम प्रोटीनोजेनिक भी कहते हैं, प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। और जो हमारी बॉडी की प्रोटीन्स में नहीं है, जो रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नॉन प्रोटीनोजेनिक। ऐसा नहीं है कि नॉन प्रोटीनोजेनिक हमारी बॉडी में नहीं है, हमारी बॉडी की प्रोटीन में नहीं, और भी जगहों पे होते हैं नॉन प्रोटीनोजेनिक। प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स 22 टाइप्स के होते हैं, 22 टाइप्स के, या हम 20 टाइप्स ही बता रहे हैं अभी आपको, 20 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। नॉन प्रोटीनोजेनिक टाइप जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी की प्रोटीन्स में नहीं पाए जाते। जैसे कुछ अमाइनो एसिड का नाम मैं ले रही हूँ, आपने नाम सुना है ऑर्निथीन, ये एक अमाइनो एसिड है। सिट्रुलिन, ये एक अमाइनो एसिड है, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटीन्स ऑफ आवर बॉडी, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड और नॉन प्रोटीनोजेनिक। लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूरिया साइकिल या लीवर साइकिल में। इसको हम क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल, जो कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, जैसे गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। तो ये सारी चीज़ें हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो अमाइनो एसिड्स कुछ आगे हम लोग जब प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं थोड़े से अमाइनो एसिड के बारे में और भी बात करूँगी, जैसे कौन इसेंशियल अमाइनो एसिड है,
कौन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।